आज के दिन की लास्ट क्लास जो कि है भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 32 पर, जो कि है एक्ट डन अंडर कंपल्शन बाय थ्रेट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूरेस। आज की लास्ट क्लास में हम धारा 32 के इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इंग्रेडिएंट्स, केसेस और इलस्ट्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हमें ये समझाता है कि ये प्रावधान क्यों अस्तित्व में है, यानी कानून ये मानता है कि हर अपराध के पीछे व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा होना आवश्यक है, और जहां ये स्वतंत्रता दबाव से समाप्त हो जाती है वहां दायित्व कम या समाप्त हो सकता है। इसके बाद मीनिंग उस मूल अवधारणा को स्पष्ट करता है कि ड्यूरेस वास्तव में क्या है, एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति बाहरी धमकी के कारण अपने निर्णय पर नियंत्रण खो देता है। फिर इंग्रेडिएंट्स या आवश्यक तत्व आते हैं जो इस डिफेंस की रीढ़, बैकबोन है। यही वे शर्तें हैं जो तय करती हैं कि किसी मामले में ये डिफेंस लागू होगी या नहीं, जैसे खतरे की गंभीरता, उसकी तात्कालिकता, विकल्पों का अभाव और प्रतिक्रिया की अनुपातिकता। बिना इन तत्वों के पूरा हुए ये डिफेंस टिक नहीं सकती। इसके बाद केसेस का भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कानून केवल सिद्धांतों से नहीं चलता, बल्कि न्यायालयों की व्याख्या, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से जीवंत होता है। लैंडमार्क जजमेंट्स ये दिखाते हैं कि अदालतें इन सिद्धांतों को वास्तविक परिस्थितियों में कैसे लागू करती हैं और उनकी सीमाएं कहाँ निर्धारित करती हैं। अंत में इलस्ट्रेशंस या उदाहरण इस पूरे सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में सामने लाते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कब डिफेंस सफल होगी और कब असफल, यानी सिद्धांत और वास्तविकता के बीच का अंतर यहाँ स्पष्ट होता है। इस प्रकार आज की क्लास में समझेंगे कि धारा 32 को समझना केवल एक प्रावधान पढ़ लेना नहीं है, बल्कि उसे एक इंटीग्रेटेड लीगल कॉन्सेप्ट के रूप में देखना है, जहां सिद्धांत, तत्व, न्यायिक दृष्टांत और उदाहरण सभी मिलकर एक संपूर्ण और व्यावहारिक समझ विकसित करते हैं। यही दृष्टिकोण एक सामान्य विद्यार्थी को एक सक्षम विधि विशेषज्ञ, लीगल थिंकर में परिवर्तित करता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 32, जिसका केंद्र बिंदु है ड्यूरेस, यानी भय या दबाव के कारण किया गया कार्य। धारा 32 का आधार ये है कि आपराधिक दायित्व यानी क्रिमिनल लायबिलिटी तभी बनता है जब किसी व्यक्ति का कार्य स्वेच्छा यानी फ्री विल और स्वतंत्र निर्णय यानी वॉलंटरी कॉन्डक्ट पर आधारित हो। लेकिन वास्तविक जीवन में कई बार व्यक्ति ऐसी स्थिति में होता है जहां उसकी स्वतंत्र इच्छा पूरी तरह से काम नहीं करती, बल्कि वो किसी तत्काल खतरे यानी इमिनेंट थ्रेट जैसे मृत्यु या गंभीर चोट, ग्रीवस हार्म के दबाव में कार्य करता है। इस स्थिति में कानून ये स्वीकार करता है कि उस व्यक्ति के पास वास्तविक विकल्प नहीं था, इसलिए उसका किया गया कार्य पूर्ण रूप से दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता। यहाँ कल्पेबिलिटी यानी अपराध बोध को या तो कम कर दिया जाता है या पूरी तरह समाप्त भी किया जा सकता है। अब इसके दार्शनिक आधार को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत लैटिन मैक्सिम एक्टस नॉन फैसिट्रियम नीसी मेंस सिट्रिया पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि केवल कार्य यानी एक्ट किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक उसके साथ दोषपूर्ण मानसिक तत्व यानी मेंस रिया न जुड़ा हो। जब कोई व्यक्ति दबाव या धमकी में आकर कार्य करता है तो उसकी मानसिक स्थिति यानी मेंस रिया वास्तव में स्वतंत्र नहीं रहती, बल्कि वो बाहरी दबाव से प्रभावित या विकृत हो जाती है। इसलिए ऐसे मामलों में कानून ये मानता है कि व्यक्ति का गिल्टी माइंड वास्तव में मौजूद नहीं था या पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं था। धारा 32 इसी मानवीय और यथार्थवादी दृष्टिकोण को दर्शाती है। ये कानून को कठोर दंडात्मक तंत्र की बजाय एक संवेदनशील और संतुलित प्रणाली बनाती है, जो ये समझती है कि चरम परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार सामान्य परिस्थितियों जैसा नहीं हो सकता। इसलिए ये प्रावधान न्याय और मानवीय कमजोरियों के बीच संतुलन स्थापित करता है, ताकि केवल वही व्यक्ति दंडित हो जो वास्तव में स्वतंत्र इच्छा से अपराध करता है, न कि वो जो परिस्थितियों का शिकार बनकर कार्य करता है। ये भाग धारा 32 के सीमांकन, न्याय शास्त्रीय निरंतरता और उसके व्यावहारिक परीक्षण को बहुत सटीक ढंग से स्पष्ट करता है, जिसे समझना एक कानून के विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है कि कानून इस रक्षा यानी डिफेंस ऑफ ड्यूरेस को असीमित छूट, अनरिस्ट्रिक्टेड इम्यूनिटी के रूप में स्वीकार नहीं करता, यानी केवल ये कह देना कि मैं दबाव में था पर्याप्त नहीं है। विधि इस अपवाद की सीमा को बहुत सावधानी से निर्धारित करती है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। विशेष रूप से ये रक्षा सामान्यतः गंभीर अपराधों जैसे हत्या, मर्डर या राज्य के विरुद्ध अपराध में लागू नहीं होती। इसके पीछे गहरा सिद्धांत ये है कि कुछ अपराध इतने गंभीर होते हैं कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि धमकी के अधीन भी उचित नहीं ठहराया जा सकता,
ये विचार हमें ये समझाता है कि कानून केवल व्यक्तिगत कठिनाइयों को नहीं देखता, बल्कि वो सामाजिक हित, सोसाइटल इंटरेस्ट्स और मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा को सर्वोपरि रखता है। धारा 32 कोई बिल्कुल नया या अलग-थलग सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये भारतीय दंड संहिता 1860 की पुरानी न्यायशास्त्रीय परंपरा के साथ सामंजस्य बनाए रखती है। इसका अर्थ है कि विधि में निरंतरता को, कंटिन्यूटी को बनाए रखते हुए आधुनिक संदर्भ में इस सिद्धांत को विकसित किया है। इस तरह ये प्रावधान एक पुल का काम करता है, जो पारंपरिक सिद्धांतों और आधुनिक आपराधिक न्याय व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू है न्यायालयों द्वारा मूल्यांकन, जुडिशियल इवैल्यूएशन। जब कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि उसने दबाव में आकर अपराध किया, तो अदालतें इसे सतही रूप से स्वीकार नहीं करती। वे 3 महत्वपूर्ण तत्वों का गहराई से परीक्षण करती हैं। पहला, खतरे की तात्कालिकता, इमीडिएसी क्या थी। दूसरा, उसकी गंभीरता, सिवियरिटी कितनी थी। और तीसरा, आरोपी की प्रतिक्रिया उस खतरे के अनुपात में थी या नहीं, यानी प्रोपोर्शनैलिटी। ये परीक्षण सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक और अपरिहार्य परिस्थितियों में ही इस अपवाद का लाभ मिले। अंततः ये पूरा प्रावधान एक गहरे संतुलन को दर्शाता है। एक ओर कानून ये चाहता है कि व्यक्ति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी रहे, वहीं दूसरी ओर ये भी स्वीकार करता है कि मानव व्यवहार हमेशा पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता, विशेषकर तब जब वो जबरदस्त दबाव या भय के अधीन हो। इसलिए धारा 32 कानून की उस कोशिश को प्रतिबिंबित करती है जिसमें वो नैतिक उत्तरदायित्व, मॉरल ब्लेमवर्दीनेस और मानवीय विवशता, ह्यूमन कंपल्शन के बीच एक व्यावहारिक और न्यायसंगत संतुलन स्थापित करता है। अब हम समझते हैं सेक्शन 32 के कोर प्रिंसिपल्स को, और इसे समझने के लिए आपको 2 प्रमुख अवधारणाएं पता होनी चाहिए। पहली है कंपल्शन बाय थ्रेट्स और दूसरी है एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट। यही दोनों मिलकर इस धारा की आत्मा यानी एसेंस को निर्मित करते हैं। सबसे पहले कंपल्शन बाय थ्रेट्स को समझिए। धारा 32 उन परिस्थितियों से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति धमकियों के कारण बाध्य यानी कंपेल्ड होकर कोई ऐसा कार्य करता है जो सामान्यतः अपराध होता। ये धमकियां सामान्य नहीं होती, बल्कि प्रायः मृत्यु या गंभीर चोट यानी डेथ और ग्रीवियस हर्ट जैसी गंभीर हानि की होती हैं। विधि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कहती है कि यदि व्यक्ति ने ऐसा कार्य इन धमकियों के कारण किया है, तो वह कार्य जो अन्यथा अपराध होता, क्षमा यानी एक्सक्यूज्ड किया जा सकता है। लेकिन ये छूट स्वतः नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए कुछ कठोर शर्तें, मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशंस पूरी होनी आवश्यक हैं। इसका अर्थ ये है कि कानून एक संतुलन बनाता है। वह व्यक्ति की मजबूरी को स्वीकार करता है, पर साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रावधान का दुरुपयोग ना हो। अब दूसरी अवधारणा एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट पर ध्यान दीजिए, जो इस धारा की दार्शनिक और विधिक नींव है। आपराधिक कानून का एक मूल सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को तभी दोषी ठहराया जाएगा जब उसने अपने कार्य को स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल से किया हो, यानी उसके पास ये विकल्प होना चाहिए था कि वो सही और गलत के बीच चयन कर सके। लेकिन जब किसी व्यक्ति की ये स्वतंत्रता तत्काल और विश्वसनीय खतरे यानी क्रेडिबल एंड इमीडिएट थ्रेट के कारण समाप्त हो जाती है, तो कानून ये मानता है कि उसका किया गया कार्य वास्तव में स्वैच्छिक मतलब वॉलंटरी नहीं था। इस स्थिति में उसके भीतर का मेंस रिया अर्थात अपराध करने की मानसिक स्थिति या तो कमजोर पड़ जाती है या पूरी तरह दब जाती है। इस प्रकार धारा 32 केवल एक तकनीकी अपवाद नहीं है, बल्कि ये एक गहरी सिद्धांत पर आधारित है कि कानून केवल बाहरी कृत्य यानी एक्टस रियस को नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे की मानसिक स्वतंत्रता को भी परखता है। जब ये स्वतंत्रता ही समाप्त हो जाए, तो व्यक्ति को पूर्ण रूप से दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं होता। यही कारण है कि धारा 32 एक मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए ये सुनिश्चित करती है कि कानून कठोर होने के साथ साथ न्यायपूर्ण भी बना रहे। धारा 32 के 3 मुख्य उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसके व्यावहारिक परीक्षण यानी एप्लीकेशन टेस्ट ये स्पष्ट करता है कि ड्यूरेस का सिद्धांत केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि एक सुविचारित कानूनी संतुलन है। सबसे पहले इसके 3 प्रमुख उद्देश्यों को समझना जरूरी है। धारा 32 का पहला उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जिन व्यक्तियों की स्वतंत्र इच्छा मतलब फ्री विल किसी बाहरी दबाव से पूरी तरह दब गई है, उन्हें अनुचित दंड यानी अनजस्ट पनिशमेंट से बचाया जाए। कानून ये मानता है कि यदि किसी की इच्छा शक्ति को परिस्थितियां परास्त कर दें, तो उसे उसी कठोरता से दंडित करना न्यायसंगत नहीं होगा। दूसरा उद्देश्य इस रक्षा के दुरुपयोग यानी मिसयूज को रोकना है। इसलिए कानून ने इसके लिए सख्त शर्तें निर्धारित की हैं ताकि केवल वास्तविक और जेन्युइन मामलों में ही इसका लाभ मिल सके। तीसरा उद्देश्य एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय यानी पॉलिसी चॉइस को दर्शाता है कि कुछ हानियां जैसे हत्या किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती।
इसका अर्थ है कि भले ही व्यक्ति पर दबाव हो, लेकिन कुछ अपराधों के लिए ये रक्षा उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि समाज के व्यापक हित और नैतिक मानदंड उससे ऊपर रखे जाते हैं। अब इस सिद्धांत के कार्यक्षेत्र यानी ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को समझिए। ड्यूरेस का सिद्धांत एक प्रकार का बैलेंसिंग टेस्ट प्रस्तुत करता है, जहां अदालतें दो हानियों की तुलना करती हैं। एक वो हानि जो आरोपी को धमकी के रूप में दी गई थी, और दूसरी वो हानि जो आरोपी ने अपने कार्य से उत्पन्न की। यहाँ कानून एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, क्या उस परिस्थिति में ये अपेक्षा करना तर्कसंगत था कि आरोपी उस धमकी का विरोध करता? ये हमें एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड की ओर ले जाता है, जहां केवल आरोपी की व्यक्तिगत भावना नहीं, बल्कि एक सामान्य समझदार व्यक्ति, रीजनेबल पर्सन के दृष्टिकोण से स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। इसके साथ ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण शर्त है, इमीडिएसी ऑफ थ्रेट, यानी खतरा इतना तात्कालिक, इमिनेंट होना चाहिए कि आरोपी के पास उससे बचने या कानून की सहायता लेने का कोई वास्तविक अवसर ना हो। यदि कोई व्यक्ति आसानी से उस स्थिति से निकल सकता था या मदद ले सकता था, तो वो इस रक्षा का लाभ नहीं ले सकता। ये शर्त इस बात को सुनिश्चित करती है कि केवल वही परिस्थितियां इस अपवाद के अंतर्गत आएं जहां वास्तव में आरोपी के पास कोई व्यावहारिक विकल्प, प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव नहीं था। अंततः ये पूरा प्रावधान एक सुरक्षात्मक तंत्र यानी सेफगार्ड के रूप में कार्य करता है, जो न्याय को संवेदनशीलता के साथ लागू करने की अनुमति देता है, लेकिन साथ ही कानून की अखंडता मतलब लीगल इंटेग्रिटी को भी बनाए रखता है। धारा 32 हमें ये सिखाती है कि न्याय केवल नियमों का कठोर अनुप्रयोग नहीं है, बल्कि ये मानव परिस्थितियों की गहरी समझ और संतुलित दृष्टिकोण पर आधारित एक जीवंत प्रक्रिया है। अब बात करते हैं धारा 32 के अंतर्गत आने वाले इम्पॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में, जिसके बिना इस धारा का बचाव मिलना मुश्किल है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है मृत्यु या गंभीर चोट मतलब डेथ और ग्रीवियस हर्ट के खतरे का अस्तित्व। इसे समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही वो आधार है जिस पर ड्यूरेस की पूरी रक्षा यानी डिफेंस खड़ी होती है। सबसे पहले कानून ये स्पष्ट करता है कि दबाव मतलब कंपल्शन केवल किसी साधारण या अस्पष्ट धमकी से उत्पन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि वो इतना गंभीर और वास्तविक होना चाहिए कि वो किसी समझदार व्यक्ति की इच्छा शक्ति को भी परास्त कर दे। इसका अर्थ है कि केवल हल्की फुल्की धमकियां या डराने वाले शब्द पर्याप्त नहीं हैं। खतरा ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति के मन में वास्तविक और गहरा भय उत्पन्न करे, जिससे वो अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता खो दे। इसी कारण ये प्रावधान इस रक्षा को केवल चरम परिस्थितियों यानी एक्सट्रीम सिचुएशंस तक सीमित करता है। यदि धमकी केवल संपत्ति के नुकसान या मामूली चोट से संबंधित है, तो कानून ये अपेक्षा करता है कि व्यक्ति ऐसे दबाव का सामना कर सकता है और उसे अपराध करने का सहारा नहीं लेना चाहिए। यहाँ कानून एक उच्च मानक यानी हायर थ्रेशोल्ड निर्धारित करता है, जिससे ये सुनिश्चित हो कि केवल अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में ही इस अपवाद का लाभ मिले। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण शर्त ये है कि धमकी वास्तविक और सच्ची होनी चाहिए, न कि काल्पनिक। अदालतें इस बात का मूल्यांकन एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड के आधार पर करती हैं, यानी ये देखा जाता है कि क्या आरोपी की स्थिति में एक सामान्य समझदार व्यक्ति भी उस खतरे को वास्तविक और आसन्न यानी इमिनेंट मानता है। ये परीक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आरोपी केवल अपने व्यक्तिगत डर या कल्पना के आधार पर इस रक्षा का दावा न कर सके। इस प्रकार ये पूरा तत्व हमें ये सिखाता है कि धारा 32 के तहत ड्यूरेस की रक्षा बहुत सीमित और सख्त शर्तों के अधीन है। कानून केवल उन्हीं मामलों में इस अपवाद को स्वीकार करता है जहां खतरा न केवल गंभीर और वास्तविक हो, बल्कि इतना प्रभावी भी हो कि वो किसी सामान्य व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा को भी समाप्त कर दे। यही इस प्रावधान की कानूनी कठोरता और न्यायिक संतुलन दोनों को दर्शाता है। चलिए अब हम धारा 32 के दो और अत्यंत महत्वपूर्ण कंडीशंस को समझते हैं, इमीडिएसी ऑफ द थ्रेट यानी खतरे की तात्कालिकता, और दूसरा एब्सेंस ऑफ वॉलंटरी एक्सपोजर टू थ्रेट मतलब स्वेच्छा से खतरे में न पड़ना। ये दोनों तत्व इस डिफेंस को सीमित और न्यायसंगत बनाए रखते हैं। इमीडिएसी ऑफ द थ्रेट को समझिए। कानून ये स्पष्ट करता है कि केवल खतरे का अस्तित्व पर्याप्त नहीं है, बल्कि वो तात्कालिक यानी इमीडिएट या आसन्न यानी इमिनेंट होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि खतरा इतना निकट हो कि व्यक्ति के पास सोचने, विकल्प खोजने या उससे बचने का कोई वास्तविक समय न बचे। यदि किसी व्यक्ति के पास ये अवसर है कि वो शांतिपूर्वक विचार कर सके, भाग सके या पुलिस अथवा अन्य प्राधिकरण से सहायता ले सके, तो ऐसी स्थिति में ये डिफेंस उपलब्ध नहीं होगी।
यहाँ इमीडिएसी का तात्पर्य केवल समय की निकटता नहीं बल्कि उस अपरिहार्यता यानी इनेविटेबिलिटी से है जहां हानि लगभग तुरंत होने वाली हो। ये शर्त इस डिफेंस को उन परिस्थितियों तक सीमित करती है जहां व्यक्ति के पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं होता, अर्थात ये केवल अनअवॉइडेबल नेसेसिटी की स्थितियों में ही लागू होती है। अब एब्सेंस ऑफ वॉलंटरी एक्सपोजर टू थ्रेट पर ध्यान दीजिए, जो इस डिफेंस की नैतिक सीमा यानी मॉरल बाउंड्री निर्धारित करता है। कानून ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ऐसी परिस्थिति में खुद को डालता है जहां दबाव या धमकी की संभावना पहले से ही मौजूद थी, तो वो बाद में इस डिफेंस का लाभ नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि वो एक आपराधिक गिरोह का हिस्सा बन रहा है और वहां उसे अपराध करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, फिर भी वो उस वातावरण में प्रवेश करता है, तो कानून उसे संरक्षण नहीं देगा। इसका कारण ये है कि ऐसे व्यक्ति ने स्वयं अपनी स्थिति को जोखिमपूर्ण बनाया है। इस प्रकार ये प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि केवल वही व्यक्ति इस डिफेंस का लाभ ले जो वास्तव में बाहरी दबाव का शिकार है, न कि वो जिसने अपनी ही पसंद से खुद को उस दबाव में डाल दिया। ये कानून के उस सिद्धांत को दर्शाता है कि व्यक्ति अपने द्वारा निर्मित जोखिमों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है और वो बाद में ड्यूरेस का सहारा लेकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अतः इन दोनों शर्तों को साथ में देखें तो स्पष्ट होता है कि धारा 32 केवल उन परिस्थितियों में लागू होती है जहां खतरा न केवल वास्तविक और गंभीर हो बल्कि तात्कालिक और अपरिहार्य भी हो और साथ ही व्यक्ति ने स्वयं उस स्थिति को उत्पन्न न किया हो। यही संतुलन इस डिफेंस को न्यायसंगत, सीमित और दुरुपयोग से सुरक्षित बनाता है। अब बात करते हैं धारा 32 के दो अत्यंत निर्णायक कंडीशंस की, प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन हार्म थ्रेटन्ड एंड हार्म कॉज्ड तथा एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस के बारे में। ये दोनों मिलकर ये निर्धारित करते हैं कि ड्यूरेस का डिफेंस कहाँ तक स्वीकार्य है और कहाँ उसकी सीमा समाप्त हो जाती है। सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी को समझना आवश्यक है। कानून केवल ये नहीं देखता कि आरोपी पर दबाव था, बल्कि ये भी जांचता है कि उसने उस दबाव के जवाब में जो कार्य किया वो धमकी के अनुपात में था या नहीं। दूसरे शब्दों में, आरोपी की प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स उस खतरे के मुकाबले अत्यधिक यानी ग्रॉसली डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में, यदि किसी व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए कोई छोटा अपराध करना पड़ा तो उसे न्यायसंगत ठहराया जा सकता है, लेकिन यदि वही व्यक्ति अपनी जान बचाने के नाम पर किसी निर्दोष व्यक्ति को गंभीर हानि पहुंचाता है तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। यहाँ कानून एक संतुलन स्थापित करता है। वो व्यक्ति की मजबूरी को समझता है पर उसे एक ब्लैंकेट जस्टिफिकेशन बनने से रोकता है, ताकि हर प्रकार की हानिकारक कृत्य को केवल दबाव के नाम पर उचित न ठहराया जा सके। ये सिद्धांत न्यायालयों को ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आरोपी का आचरण परिस्थितियों के अनुरूप और सीमित रहे। अब एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस पर ध्यान दीजिए, जो इस डिफेंस की सबसे कठोर सीमा को निर्धारित करता है। धारा 32 स्पष्ट रूप से ये कहती है कि कुछ गंभीर अपराध, विशेष रूप से हत्या या राज्य के विरुद्ध अपराध, ऐसे हैं जहां ये डिफेंस सामान्यतः लागू नहीं होता। इसका कारण एक गहरा नीतिगत निर्णय है कि मानव जीवन की सुरक्षा और राज्य की स्थिरता व्यक्तिगत दबाव या भय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ कानून एक हायर मॉरल एक्सपेक्टेशन रखता है कि व्यक्ति ऐसे मामलों में सेल्फ सैक्रिफाइस को चुने, न कि दूसरों को गंभीर हानि पहुंचाए। इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि धारा 32 केवल सहानुभूति पर आधारित प्रावधान नहीं है, बल्कि ये एक सख्त और संतुलित ढांचा है। एक ओर ये व्यक्ति की विवशता को मान्यता देता है, वहीं दूसरी ओर ये स्पष्ट सीमाएं भी निर्धारित करता है कि प्रतिक्रिया संतुलित होनी चाहिए और कुछ अपराध ऐसे हैं जहां किसी भी प्रकार का दबाव भी व्यक्ति को दोषमुक्त नहीं कर सकता। यही संतुलन इस डिफेंस को न्यायसंगत, व्यावहारिक और नैतिक रूप से स्वीकार्य बनाता है। अब आते हैं धारा 32 के अंतिम और अत्यंत निर्णायक कंडीशन पर, जो है लैक ऑफ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, जिसमें यह बताया गया है कि इस डिफेंस की सफलता के लिए सभी 6 शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। सबसे पहले, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एस्केप की अवधारणा को समझना आवश्यक है। कानून ये अपेक्षा करता है कि आरोपी ये सिद्ध करे कि उसके पास भागने, बचने या विरोध करने का कोई युक्तिसंगत यानी रीजनेबल विकल्प नहीं था। इसका अर्थ ये है कि केवल खतरे का होना पर्याप्त नहीं है, ये भी देखना होगा कि क्या आरोपी उस स्थिति से बिना अपराध किए निकल सकता था। यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसा अवसर था कि वो उस अपराध को किए बिना ही खुद को बचा सकता था, चाहे वो भागकर, सहायता लेकर या किसी अन्य तरीके से, तो फिर ये डिफेंस उपलब्ध नहीं होगी। ये शर्त सीधी सीधी नेसेसिटी के सिद्धांत को मजबूत करती है। कानून केवल उन्हीं परिस्थितियों में इस डिफेंस को स्वीकार करता है जहां आरोपी का उस कार्य को करना वास्तव में अपरिहार्य, मतलब ट्रूली अनअवॉइडेबल था। यानी कंप्लायंस किसी विकल्प के रूप में नहीं,
बल्कि एक मजबूरी के रूप में होनी चाहिए। यदि विकल्प मौजूद था और फिर भी व्यक्ति ने अपराध किया तो वो अपने कार्य के लिए उत्तरदायी रहेगा। इस पूरे प्रावधान का सार ये है कि धारा 32 के अंतर्गत ड्यूरेस की डिफेंस कोई सामान्य या आसान बचाव नहीं है। एट लास्ट हमें ये पता चलता है कि अगर धारा 32 का बचाव लेना है तो सभी 6 शर्तों का एक साथ पूरा होना अनिवार्य है। यदि इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो ये डिफेंस विफल हो जाएगी। इस प्रकार धारा 32 एक अत्यंत संरचित और सख्त कानूनी ढांचा प्रस्तुत करती है, जो केवल उन्हीं मामलों में राहत देती है जहां व्यक्ति के पास न तो स्वतंत्र इच्छा थी न कोई वास्तविक विकल्प और उसका आचरण परिस्थितियों के अनुरूप तथा अपरिहार्य था। यही इस प्रावधान की कानूनी कठोरता और न्यायिक संतुलन दोनों को सुनिश्चित करता है। और एक कानून के विद्यार्थी के रूप में आपको ये समझना चाहिए कि ये डिफेंस अपवाद है, न कि सामान्य नियम। भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात हो या भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 की, तो धारा 32 के सिद्धांत को समझाने के लिए कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड एक महत्वपूर्ण केस है, आर वर्सेस डडली एंड स्टीवेंस 1884, जो नेसेसिटी और कंपल्शन की सीमाओं को स्पष्ट करने में अत्यंत उपयोगी है। सबसे पहले इस केस की पृष्ठभूमि को समझिए। यद्यपि ये एक अंग्रेजी मामला है और भारतीय नहीं, फिर भी इसे आपराधिक कानून में अक्सर उद्धृत किया जाता है, विशेषकर तब जब हम ड्यूरेस या नेसेसिटी जैसे अपवादों की सीमाओं पर चर्चा करते हैं। इसका कारण ये है कि इस केस ने एक बहुत ही जटिल नैतिक और कानूनी प्रश्न को सामने रखा। अगर तथ्यों पर आएं तो स्थिति अत्यंत विकट थी। कुछ नाविक समुद्र में जहाज दुर्घटना की बात फंस गए थे और उनके पास जीवित रहने के लिए कोई साधन नहीं था। इस अत्यधिक संकट की स्थिति में उन्होंने एक निर्दोष कीबिन बॉय की हत्या कर दी और उसे खाकर जीवित रहने का प्रयास किया। यहाँ आरोपी ने अपने बचाव में ये तर्क दिया कि उन्होंने ये कार्य एक्सट्रीम नेसेसिटी के तहत किया, यानी ये उनकी जीवित रहने की एकमात्र संभावना थी। अब इस मामले का केंद्रीय कानूनी प्रश्न यही था कि क्या नेसेसिटी या कंपल्शन किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या को उचित ठहरा सकती है। न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं में दिया। कोर्ट ने डिफेंस को अस्वीकार कर दिया और आरोपियों को दोषी ठहराया। निर्णय का मूल सिद्धांत ये था कि मानव जीवन को एक दूसरे के विरुद्ध तौला नहीं जा सकता, यानी आप अपनी जान बचाने के लिए किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकते। यही निर्णय धारा 32 की व्याख्या में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये केस ये स्थापित करता है कि भले ही व्यक्ति अत्यधिक दबाव या आवश्यकता की स्थिति में हो, फिर भी कुछ अपराध, विशेषकर हत्या, ऐसे हैं जिनके लिए ये डिफेंस उपलब्ध नहीं है। ये सीधे उस सिद्धांत को मजबूत करता है कि कानून कुछ मूल्यों, विशेषकर मानव जीवन की पवित्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इस प्रकार ये केस हमें गहरी सीख देता है कि ड्यूरेस या नेसेसिटी की डिफेंस असीमित नहीं है। ये केवल वहीं तक मान्य है जहां तक वो न्याय, नैतिकता और सामाजिक हितों के साथ संतुलित रहती है। एक कानून के विद्यार्थी के रूप में आपको ये समझना चाहिए कि यह निर्णय धारा 32 की सीमाओं को रेखांकित करता है और ये सुनिश्चित करता है कि गंभीर अपराधों के लिए कोई भी परिस्थिति पूर्ण औचित्य प्रदान नहीं कर सकती। ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण केस के बारे में बात करते हैं, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस नाथू, जो धारा 32 के कंपल्शन सिद्धांत को स्पष्ट करता है और ये दिखाता है कि भारतीय न्यायालय इस डिफेंस को कितनी सख्ती से परखते हैं। ये एक प्रारंभिक भारतीय मामला है जिसमें आपराधिक कानून के अंतर्गत कंपल्शन या दबाव की अवधारणा की व्याख्या की गई। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये हमें बताता है कि भारतीय न्यायपालिका इस डिफेंस को केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि व्यावहारिक स्तर पर कैसे लागू करती है। इसके तथ्यों के अनुसार आरोपी ने एक अपराध किया, लेकिन उसका ये दावा था कि उसने ये कार्य किसी अन्य व्यक्ति की धमकी के कारण किया। अर्थात उसका तर्क ये था कि उसकी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, उस समय प्रभावी नहीं थी, बल्कि वो बाहरी दबाव के अधीन था। इसलिए उसने कंपल्शन को अपने बचाव के रूप में प्रस्तुत किया। अब इस मामले का मुख्य कानूनी प्रश्न ये था कि क्या ऐसी धमकी वास्तव में उस आपराधिक कृत्य को उचित ठहरा सकती है। यहाँ अदालत ने केवल ये नहीं देखा कि धमकी दी गई थी या नहीं, बल्कि उसने गहराई से ये जांच की कि वो धमकी विश्वसनीय, क्रेडिबल थी या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वो तात्कालिक, इमीडिएट थी या नहीं। निर्णय में न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि ड्यूरेस या कंपल्शन का डिफेंस तभी स्वीकार किया जा सकता है जब धमकी न केवल वास्तविक और गंभीर हो, बल्कि इतनी तात्कालिक भी हो कि आरोपी के पास कोई विकल्प न बचा हो। अदालत ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि इमीडिएसी और सीरियसनेस दोनों का एक साथ होना अनिवार्य है,
यदि इनमें से कोई एक तत्व भी कमजोर पड़ता है तो डिफेंस असफल हो जाएगा। ये केस भारतीय न्यायालयों के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें वे ड्यूरेस के दावे को बहुत सावधानी और सख्ती से परखते हैं। केवल आरोपी का ये कहना कि वो दबाव में था पर्याप्त नहीं होता, उसे ये भी साबित करना होता है कि वो दबाव वास्तविक, गंभीर और तत्काल था। इस प्रकार ये निर्णय धारा 32 की व्यावहारिक अनुप्रयोग को स्पष्ट करता है और ये स्थापित करता है कि भारतीय न्यायपालिका इस डिफेंस को एक सीमित अपवाद के रूप में देखती है, न कि एक सामान्य बचाव के रूप में। ये केस आपको ये सिखाता है कि कानून में केवल सिद्धांत महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उनका कठोर परीक्षण और प्रमाण भी उतना ही आवश्यक होता है। अब धारा 32 के सिद्धांत को कुछ प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशंस के थ्रू समझते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि ड्यूरेस की डिफेंस किन परिस्थितियों में सफल होती है और किन में विफल। पहले उदाहरण में एक व्यक्ति को बंदूक की नोक पर दुकान से पैसे चुराने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ खतरा न केवल गंभीर है क्योंकि जीवन का प्रश्न है, बल्कि तात्कालिक यानी इमीडिएट भी है, क्योंकि मना करने पर तुरंत मृत्यु हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति के पास ना तो भागने का कोई अवसर है, ना ही सहायता लेने का समय। उसने जो अपराध किया वो चोरी है, जो उस खतरे यानी मृत्यु की तुलना में कम गंभीर है। इसलिए यहाँ सभी आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं: गंभीर और वास्तविक खतरा, उसकी तात्कालिकता, कोई वैकल्पिक रास्ता न होना और प्रतिक्रिया का अनुपातिक होना। इसीलिए इस स्थिति में डिफेंस के सफल होने की संभावना अधिक है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि व्यक्ति का आचरण वास्तव में स्वैच्छिक नहीं था, बल्कि मजबूरी का परिणाम था। अब दूसरे उदाहरण पर ध्यान दीजिए, जहां एक व्यक्ति किसी गिरोह की धमकी के कारण दंगे यानी राइट में शामिल हो जाता है। यहाँ भले ही उसे गंभीर हानि की धमकी दी गई हो, लेकिन चित्र ये स्पष्ट करता है कि वो खतरा तात्कालिक नहीं था और उसके पास भागने या उस स्थिति से बचने के अवसर मौजूद थे। इसका अर्थ ये है कि इमीडिएसी और लैक ऑफ रीजनेबल ऑल्टरनेटिव जैसी आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होती। ऐसे में कानून ये अपेक्षा करता है कि व्यक्ति गैर कानूनी कार्य का विरोध करे, क्योंकि उसके पास ऐसा करने का एक युक्तिसंगत अवसर था। इसीलिए इस मामले में डिफेंस असफल हो सकती है। इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से ये मूल अंतर स्पष्ट होता है कि ड्यूरेस का डिफेंस केवल तभी स्वीकार्य है जब खतरा इतना निकट और अपरिहार्य हो कि व्यक्ति के पास कोई वास्तविक विकल्प न बचे। यदि खतरा दूरस्थ यानी रिमोट है या व्यक्ति के पास बचने के साधन है, तो कानून उससे ये अपेक्षा करता है कि वो अपराध न करे। इस प्रकार ये चित्र आपको ये सिखाता है कि धारा 32 का प्रयोग केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि अत्यंत फैक्ट सेंसिटिव है, जहां प्रत्येक मामले में परिस्थितियों का सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। एक कानून के विद्यार्थी के रूप में आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ कंपल्शन और चॉइस के बीच की रेखा ही निर्णय का आधार बनती है। जहाँ चॉइस समाप्त होती है, वहीं से ड्यूरेस की डिफेंस शुरू होती है। अब एक और अत्यंत संवेदनशील और निर्णायक उदाहरण के माध्यम से धारा 32 की सबसे कठोर सीमा यानी स्ट्रिक्ट लिमिटेशन को समझते हैं। यानी किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या मतलब किलिंग एन इनोसेंट पर्सन को धमकी के आधार पर भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। स्थिति ये दी गई है कि किसी व्यक्ति को ये धमकी दी जाती है कि यदि वो किसी अन्य निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं करेगा तो उसे स्वयं मार दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति हत्या कर देता है और बाद में धारा 32 का सहारा लेकर ये दावा करता है कि उसने ये कार्य कंपल्शन या ड्यूरेस के तहत किया। पहली नजर में ये स्थिति अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण लग सकती है, क्योंकि यहाँ आरोपी स्वयं भी जीवन के खतरे में था। लेकिन कानून का दृष्टिकोण यहाँ बहुत स्पष्ट और कठोर है। इस चित्र में बताया गया है कि ऐसे मामले में ये डिफेंस सफल नहीं होगी, क्योंकि हत्या मतलब मर्डर को धारा 32 के दायरे से सामान्यतः बाहर रखा गया है। इसका कारण केवल तकनीकी नहीं, बल्कि गहराई से नैतिक और नीतिगत यानी मॉरल एंड पॉलिसी बेस्ड है। कानून ये मानता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के जीवन की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे किसी अन्य व्यक्ति की मजबूरी या भय के आधार पर बलिदान नहीं किया जा सकता। यहाँ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। कानून व्यक्ति से ये अपेक्षा करता है कि वो ऐसी चरम परिस्थितियों में भी दूसरे निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के बजाय स्वयं कष्ट सहने यानी सेल्फ सैक्रिफाइस का विकल्प चुने। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही वो बिंदु है जहां कानून अपनी नैतिक सीमा निर्धारित करता है। ये कहता है कि कुछ कृत्य इतने गंभीर होते हैं कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। चित्र के अंत में जो पंक्ति दी गई है कि नो मैटर द थ्रेट सर्टेन एक्ट्स आर टू ग्रीव टू बी एक्सक्यूज्ड, वो इसी सिद्धांत का सार है।
ये हमें याद दिलाती है कि ड्यूरेस का डिफेंस असीमित नहीं है, ये केवल उन परिस्थितियों तक सीमित है जहां कानून और नैतिकता दोनों इसकी अनुमति देते हैं। एक कानून के विद्यार्थी के रूप में आपको ये समझना चाहिए कि धारा 32 केवल परिस्थितियों को नहीं देखती, बल्कि कृत्य की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ द एक्ट को भी उतना ही महत्व देती है। जहां कृत्य अत्यंत गंभीर है जैसे हत्या, वहां कोई भी दबाव या भय व्यक्ति को पूर्णतः दोषमुक्त नहीं कर सकता। यही इस प्रावधान की सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक सीमा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने भारतीय न्याय संहिता 2030 के 3 बेहद महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझा। सेक्शन 30 ने हमें सिखाया कि किसी व्यक्ति के हित में उसकी कंसेंट के बिना भी गुड फेथ में किया गया एक्ट कब कानून की सुरक्षा प्राप्त करता है। सेक्शन 31 ने ये स्पष्ट किया कि गुड फेथ कम्युनिकेशन, चाहे उससे किसी व्यक्ति को कष्ट ही क्यों न पहुंचे, अगर वो उसके बेनिफिट के लिए किया गया है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। और सेक्शन 32 ने हमें ये समझाया कि थ्रेट्स या कंपल्जन के अंडर किया गया एक्ट किन परिस्थितियों में क्रिमिनल लायबिलिटी से प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकता है। इन तीनों सेक्शंस का कॉमन एसेंस यही है कि क्रिमिनल लॉ केवल एक्ट को नहीं देखता, बल्कि इंटेंशन, सर्कमस्टांसेस और ह्यूमन कॉन्डक्ट की वास्तविकता को भी इवैल्यूएट करता है। यही कारण है कि बीएनएस 2023 केवल पनिशमेंट बेस्ड अप्रोच नहीं अपनाता, बल्कि जस्टिस, ह्यूमैनिटी और प्रैक्टिकल रीजनिंग को भी महत्व देता है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा लेक्चर सीरीज आपके लिए इंफॉर्मेटिव, एनालिटिकल और एग्जाम ओरिएंटेड रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे अपने लॉ स्टूडेंट दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी बीएनएस 2023 को गहराई से समझ सकें। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भारतीय न्याय संहिता, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी टू बीएनएस ट्रांजिशन, लैंडमार्क जजमेंट्स और जुडिशरी ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स पर ऐसे ही एनालिटिकल लेक्चर्स लगातार मिलते रहें। अगले लेक्चर में हम बीएनएस की और भी महत्वपूर्ण प्रोविजंस को आसान लैंग्वेज और लीगल एनालिसिस के साथ समझेंगे। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप एनालाइजिंग एंड रिमेंबर, अ गुड लॉ स्टूडेंट नेवर मेमोराइजेस द लॉ ब्लाइंडली, ही अंडरस्टैंड्स द फिलॉसफी बिहाइंड इट। थैंक यू। जय हिंद।